In our last class, we discussed about the general construction of screw gauge. इसका बेसिक जो इंस्ट्रूमेंटल सेटअप है, यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। और जब हम किसी भी वायर या कोई मेटल शीट का थिकनेस, वायर के केस में डायमीटर हो जाएगा, मेटल शीट के केस में थिकनेस हो जाएगा, उसको मेज़र करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, स्क्रू गेज का। तो उसको हम लोग कहाँ पर प्लेस करते हैं, ठीक है। इन सब जनरल चीज़ों की हम लोग पिछली क्लास में बात किए थे। ओवरऑल हमने ये जान लिया था कि जो स्क्रू गेज है उसमें एक यू फ्रेम होता है, जो स्टील का बना फ्रेम होता है, जैसा यहाँ पर दिख रहा है आपको, ठीक है। एक स्टड होता है जो फिक्स्ड होता है, जो मूव नहीं करता है ना। दूसरा स्क्रू बी होता है जो कि हमारा मूवेबल होता है, ठीक है। ये हमारा फिक्स्ड हो गया और ये मूवेबल हो गया। और स्क्रू जो है नट से कनेक्टेड है, ठीक। अब उसके बाद से नट से कनेक्टेड एक हॉलो सिलेंडर होगा। हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या हुआ, ये जो है हॉलो सिलेंडर का एक एग्जांपल हो गया। अंदर से देखिए स्पेस है, इसमें खाली है ये हॉलो सिलेंडर। तो इस तरह का यहाँ पर एक सिलेंडर इससे जुड़ा होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्लीव सिलेंडर, ठीक है। और स्लीव सिलेंडर के अंदर से होते हुए स्क्रू आगे जाकर के इस सिलिंड्रिकल पार्ट से जुड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं थिम्बल और सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। यानी हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा स्क्रू है, तो अच्छा इससे बड़ा मैं ले लेता हूँ। ये हमारा स्क्रू है बी, तो ये इससे पास करते हुए यहाँ पर सर्कुलर सिलेंडर से जाकर के वो जुड़ेगा। यानी स्लीव सिलेंडर के अंदर से होते हुए यहाँ पर जाकर के सर्कुलर सिलेंडर से वो अटैच होता है। अटैच होना मतलब जुड़ा रहेगा, जबकि स्लीव सिलेंडर के अंदर से वो पास होता है, ठीक है। और ये जो सर्कुलर सिलेंडर है इसका एक एंड आप देख सकते हैं कि ये टेपर्ड है, ठीक है, यानी वो मुड़ा हुआ है, ठीक। और उस पर जो है डिविजन्स मार्क्ड होते हैं, अभी हम डिविजन्स की बात करेंगे। और सर्कुलर सिलेंडर के आगे जो है ये रैचेट है। रैचेट का काम हैंडल की तरह है, समझिए वो रोटेट करने के लिए यूज किया जाता है, कि स्क्रू को रोटेट करने के लिए रैचेट का यूज किया जाता है। ये जो रैचेट होता है ये स्प्रिंग की सहायता से स्क्रू से जुड़ा होता है। यानी अभी जो मैं बात कर रहा था कि ये हमारा स्लीव सिलेंडर हो गया, ये स्क्रू हो गया, ये ऐसे इसके पास किया, यहाँ पर दूसरा सिलेंडर है जो कि क्या कहलाएगा, सर्कुलर सिलेंडर या थिम्बल। और ये जो हमारा स्क्रू है इसको और रैचेट को दोनों को कनेक्ट करने वाला स्प्रिंग होता है। यानी रैचेट इज कनेक्टेड टू द स्क्रू बाय स्प्रिंग, ठीक है। जब हम लोग पूरी तरह से रोटेट कर देते हैं रैचेट को, यानी उस सिचुएशन में पहुंच जाएं जबकि हमारा स्क्रू बी स्टड ए के कांटेक्ट में आ जाता है, यानी कि अब उससे ज़्यादा स्क्रू आगे मूव नहीं कर सकता है, उस समय रैचेट पूरी तरह से फ्री हो जाता है और वो रैटल साउंड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए उसका नाम रैचेट पड़ा है, ठीक है। अच्छा, दो तरह के स्केल हमको इसमें दिख रहे हैं। एक है ये जो हमारा स्लीव सिलेंडर है, इस पर एक बेस लाइन होता है, यहाँ पर एक बेस लाइन है और इस बेस लाइन पर मिलीमीटर में डिविजन्स ड्रॉ किए गए होते हैं, ठीक है। आपको याद आ रहा होगा वर्नियर स्केल में, वर्नियर कैलिपर्स में जो मेन स्केल हुआ करता था, मेन स्केल में सेंटीमीटर में यूनिट्स होते थे और एक डिवीजन 1 mm का होता था। यानी देयर आर 10 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, मतलब 1 mm। तो यहाँ भी एक डिवीजन जो है 1 mm का ही होता है यहाँ पर भी, ठीक है ना। ये हमारा मेन स्केल हो गया। और इससे अटैच्ड जो हमारा सर्कुलर सिलेंडर है या थिम्बल है, इस पर 100 डिविजन्स होते हैं, ठीक है। या फिर कुछ स्क्रू गेज में 50 डिविजन्स होते हैं, या हम ऐसा भी डिजाइन कर सकते हैं कि 200 डिविजन्स हो, ठीक है। मैं एक जनरल केस की बात कर रहा हूं कि सर्कुलर स्केल पर 100 डिविजन्स होते हैं, ठीक है। तो दो तरह के स्केल हो जाएंगे, एक मेन स्केल और दूसरा हो जाएगा हमारा सर्कुलर स्केल, ठीक है। ये सब बात जो है हमने पिछली क्लास में किया था। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। यानी हम लोग को अगर स्क्रू गेज का पिच और लिस्ट काउंट
पता करना हो तो हम लोग कैसे पता करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग स्क्रू गेज से किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ का मेजरमेंट करेंगे तो ये दो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होंगे। पिच भी जानना जरूरी होगा कि हमारे स्क्रू गेज का पिच क्या है और लीस्ट काउंट क्या है। ये दोनों टर्म्स जब हम लोग जान जाएंगे तभी हम लोग उस स्क्रू गेज से मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पिच और लीस्ट काउंट को डिफाइन करते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि किसी स्क्रू गेज के लिए इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो पिच का कॉन्सेप्ट क्या है? पिच का यही कॉन्सेप्ट है कि ये जो हमारा स्क्रू है इस पे थ्रेड ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग ये स्क्रू ऐसे मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये स्क्रू को एक रोटेशन रोटेट कर दिया जाए, ऐसे रोटेट कर दिया जाए, तो हम लोग जानते हैं ना कि स्क्रू को आप स्क्रू ड्राइवर से ऐसे रोटेट करते जाइए तो वो अंदर जाएगा। जैसे दीवार में अगर आप स्क्रू लगा रहे हैं या कोई आपका टेबल है लकड़ी का, उसमें आप स्क्रू टाइट कर रहे हैं, तो क्या होता है स्क्रू ड्राइवर से जब हम लोग टाइट क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो स्क्रू अंदर की तरफ जाता है, मतलब वो मूव करता है। तो इन द सेम वे व्हेन यू रोटेट दिस स्क्रू इट विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है, ये आगे की तरफ जाएगा। तो पिच क्या है? इट इज डिफाइंड एज द distance moved by the tip of screw in one complete rotation, ठीक है। यानी जब स्क्रू को एक कंप्लीट रोटेशन दिया जाए, एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर दिया जाए तो वो कितना मूव करेगा, ठीक है। जैसे इनिशियल सिचुएशन हम मान लें ये है, ठीक है, ये हमारा स्क्रू हो गया। सपोज करिए स्क्रू गेज का स्क्रू बी को हम यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, और ये हमारा उस पर थ्रेड दिख रहा है ऐसे, ठीक है। अब हम इसको एक रोटेशन रोटेट करते हैं। रोटेट करने पर क्या होगा कि ये जो होगा थोड़ा सा आगे चला जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी यहां से आप देखिए ये और यहां पर देखिए दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ये जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग कहेंगे पिच। और ये डिस्टेंस एक्चुअल में होगा कितना? एक थ्रेड के बराबर होगा, ठीक है ना। यानी दो, जैसे आप कह सकते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड का जो बीच का जो डिस्टेंस है वही कहलाएगा आपका पिच, ठीक है। कि आप इसको एक रोटेशन देंगे तो ये कितना आगे बढ़ेगा, कितना आगे ये मूव करेगा, वही कहलाता है आपका पिच। यानी हम लोग कह सकते हैं कि पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive threads on screw, ठीक है। ये तो थियोरेटिकल बात होगी, क्योंकि आप प्रैक्टिकली अगर देखना चाहेंगे तो स्क्रू पे जो थ्रेड्स होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस को मेजर करना इतना आसान नहीं होगा। कोई भी आप स्क्रू ले लीजिए, ठीक है, और उसके जो थ्रेड्स होते हैं उसके बीच का डिस्टेंस अगर हमको निकालना हो तो इतना आसान थोड़ी होगा कि हम उसको आसानी से निकाल लेंगे। तो ये थ्योरेटिकल डिफिनीशन है कहीं ना कहीं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हम लोग को पिच निकालना होगा तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया कि इट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टिप ऑफ स्क्रू व्हेन इट इज गिवन वन कंप्लीट रोटेशन। एक रोटेशन में हमारा स्क्रू कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को हम लोग कहते हैं पिच, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंटली अगर स्क्रू गेज है हमारे पास तो उससे हम लोग पिच कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जरा इसको देखिए कि कैसे हम लोग स्क्रू गेज का यूज करके इस स्क्रू गेज के लिए हम लोग पिच कैसे कैलकुलेट करते हैं।
तो देखिए करना क्या होता है कि हम लोग इस रैचेट को क्लॉकवाइज मूव करते हैं, ठीक है। जब आप इसको मूव करेंगे क्लॉकवाइज तो ये जो है हमारा जो थिम्बल है ये भी मूव करेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। इनफैक्ट ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पर रैचेट जुड़ा हुआ है, ये जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये आगे की तरफ ऐसे मूव करेगा। यानी पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि जब रैचेट को हम लोग मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, तो ये जो पूरा थिम्बल है ये मेन स्केल की तरफ आगे बढ़ेगा और ये स्क्रू जो होगा ए की तरफ आगे बढ़ेगा। यानी जैसे जैसे हम रोटेट करेंगे ये वाला पोर्शन जो थिम्बल है वो मेन स्केल पर आगे की ओर बढ़ेगा, ठीक है। अब बढ़ने से क्या होगा, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, मान लीजिए 1 2 यहाँ से काउंट करें, ये 0 हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 mm दिख रहा है आपको। आपने रोटेट किया, रोटेट करने के बाद ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। मान लीजिए कि आप यहाँ था ये नॉर्मल इसका पोजीशन जिसमें आपको दिख रहा है कि ये 6 mm है, इसको रोटेट किया गया, ठीक है। और मैं सपोज करता हूँ कि 3 बार इसको रोटेट किया गया और ये ट्रेवल करके यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब क्या दिख रहा है, 1 2 3 mm दिख रहा है। इसका मतलब पहले 6 mm दिख रहा था मेन स्केल पर, अब 3 mm दिख रहा है रीडिंग। इसका मतलब है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो गया, 3 mm हो गया। पहले 6 mm था, बाद में 3 mm दिख रहा है। इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया, 3 mm हो गया। या मान लीजिए पहले 6 mm था, अब 2 mm दिख रहा है, तब डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, 4 mm हो जाएगा। तो एक रोटेशन से ये कैलकुलेट ना करके हम लोग जनरली 5 रोटेशंस कंप्लीट कर लेते हैं। यानी हम लोग रैचेट को 5 बार क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। 5 बार क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद देखते हैं कि थिम्बल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। मान लीजिए 5 रोटेशंस में 5 mm ट्रेवल कर लिया, तो एक रोटेशन में कितना ट्रेवल करेगा, बस हम लोग को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ रोटेशन से, बस हम लोग को पिच पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको 2 सिचुएशन आपके सामने ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका मेन स्केल दिख रहा है, ठीक है, ये आपका मेन स्केल है और ये आपका सर्कुलर स्केल है, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैंने दूर रखा है उसको। ये 7 mm दिख रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7। इसको रोटेट किया गया 5 टाइम्स, 5 रोटेशन कंप्लीट किया गया। उसके बाद क्या दिख रहा है, उसके बाद आपको ऐसा दिख रहा है 0 1 2, ठीक है। 2 तक आपको आ गया आपका थिम्बल, ऐसे, ठीक है। इस पर ऐसे मार्किंग होते हैं, तो मैं इसको बना भी दे रहा हूँ। मान लीजिए 5 10 15 ऐसे दिख रहा है, वैसे यहाँ भी बना देते हैं। समझने के लिए मैं बना रहा हूँ इसको 5 10 15। अब आप देखिए 0 1 2 यानी 2 mm दिख रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं, इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये जब हम लोग यहाँ पर इधर रैचेट लगा होगा, उस फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पर ये थिम्बल के आगे क्या है, रैचेट है। रैचेट को हम ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और मैंने सपोज किया कितने रोटेशंस, 5 रोटेशंस। 5 रोटेशंस करने के बाद ये सिचुएशन आया, यानी ये आपका केस 1 है और ये आपका केस 2 है। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या, 7 mm, यानी इस मेन स्केल पर 7 डिविजन्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ कितने डिविजन्स दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ 2 डिविजन्स। और दोनों में डिफरेंस क्या है कि हमने इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में लाने के लिए क्या किया, 5 बार रोटेट किया है। तो नंबर ऑफ रोटेशंस क्या हो गए, 5 हो गए। और डिस्टेंस मूव्ड देख लीजिए, यहाँ 7 mm दिख रहा है, यहाँ 2 mm दिख रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है इस थिम्बल ने इस मेन स्केल पर, 5 mm, ठीक है। तो पिच निकालने के लिए आसान सा हमारा फॉर्मूला होगा जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय थिम्बल, थिम्बल मतलब सर्कुलर सिलेंडर, ऑन मेन स्केल बाय
नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस ऑफ थिम्बल। ठीक है, यानी पिच का हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय थिम्बल ऑन मेन स्केल बाय नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस ऑफ थिम्बल। क्योंकि आप जब इस रैचेट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, ये थिम्बल एडवांस करेगा, यानी थिम्बल मेन स्केल पर मूव करेगा और स्क्रू जो होगा आगे की तरफ बढ़ेगा। मैंने अभी आपको बताया ही कंस्ट्रक्शन कि ये जो हमारा स्क्रू है ये स्लिप सिलेंडर के अंदर से जाता है, और यहां मैं एक एग्जांपल के तौर पे इसको सपोज कर लेता हूं हमारा थिम्बल। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, जब इसको रोटेट करेंगे तो स्क्रू आगे की तरफ ऐसे जाएगा, और ये जो होगा, ये जो हमारा थिम्बल है वो मेन स्केल पर ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जो होगा आगे की तरफ ऐसे बढ़ेगा। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए पिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय थिम्बल ऑन मेन स्केल बाय नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस ऑफ थिम्बल। यही हमारा फॉर्मूला है जो हमें याद भी रखना है और इसी से हमको पिच कैलकुलेट भी करना है। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पिच क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय टिप ऑफ द स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन। कि स्क्रू को एक कंप्लीट रोटेशन दिया जाए तो वो कितना मूव करेगा डिस्टेंस, उसी को हम लोग कहेंगे पिच। अब स्क्रू को रोटेशन देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रैचेट को घुमाएंगे, रैचेट घूमेगा, ये थिम्बल भी घूमेगा, और थिम्बल जो है मेन स्केल पर आगे की ओर बढ़ेगा, और स्क्रू जो होगा वो स्टड की तरफ आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको पिच निकालने के लिए क्या करना है, आप एक रोटेशन में बहुत कम डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, इसीलिए उसको मेजर करना इतना आसान नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 रोटेशंस कर देते हैं। ठीक है, 5 रोटेशंस कर लेंगे। अब 5 रोटेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मेजर करना आसान होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल गिव 5 रोटेशंस। ठीक है, एंड वी विल मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थिम्बल ऑन मेन स्केल। एज फॉर एग्जांपल आई हैव शोन हियर, ये इनिशियल केस है जिसमें दिख रहा है यहाँ 7 डिविजन्स दिख रहे हैं, यानी 7 mm दिख रहा है मेन स्केल पर। जब हमने इसको 5 बार रोटेट किया, अब कितना दिख रहा है, केवल 2 mm दिख रहा है। इसका मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, पहले 7 डिविजन्स दिख रहे थे, अब सिर्फ 2 डिविजन्स दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है इसने लेफ्ट से राइट की ओर 5 डिविजन्स ट्रेवल किया है, और 5 डिविजन्स का मतलब क्या हो गया, 5 mm, क्योंकि मेन स्केल पर जो डिविजन्स होते हैं हर डिवीजन 1 mm का होता है। तो अगर 5 डिवीजन ट्रेवल किया है मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, 5 mm हो गया। ठीक है, और डिस्टेंस मूव बाय थिम्बल ऑन मेन स्केल बाय नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस ऑफ द थिम्बल। ठीक है, तो जनरल केस में जो हमारा स्क्रू गेज होता है उसमें उसका पिच जो होता है वो 1 mm आपको मिलेगा सिंपली। तो ये हो जाएगा 5 mm बाई 5 रोटेशंस, इट विल गिव 1 mm। और 1 mm को आप सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो क्या होगा, 0.1 सेंटीमीटर। दिस इज द पिच ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है, पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय थिम्बल ऑन मेन स्केल बाय नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस ऑफ द थिम्बल। ठीक है, क्योंकि स्क्रू गेज एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, तो जब भी आपको अगर डिफाइन करना है व्हाट इज पिच, ठीक है, ऑफ स्क्रू गेज, तो आपको ये डिफिनीशन देना है, पिच इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द टिप ऑफ स्क्रू व्हेन इट इज गिवन 1 कंप्लीट रोटेशन। ठीक है, स्क्रू गेज का जो स्क्रू है उसको एक कंप्लीट रोटेशन दिया जाए तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं पिच। और मेजर करने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड ये हुआ, यही फॉर्मूला में हमने लिखा है। ये जो लिखा है ये थ्योरेटिकल बात है कि किसी भी 2 थ्रेड के बीच का जो दूरी होगा उसी को हम लोग कहेंगे पिच। यानी आप कह सकते हैं कि ये और ये इसके बीच की डिस्टेंस ये पिच हो गई, या आप कह सकते हैं इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा वो पिच हो गया। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस है वो पिच है। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम लोग इस मेथड से कैलकुलेट करेंगे, पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय थिम्बल ऑन मेन स्केल बाय नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस ऑफ थिम्बल। तो क्वेश्चन में दिया रहता है ऑलरेडी, ठीक है ना, कि व्हेन थिम्बल इज रोटेटेड 10 टाइम्स इट एडवांसेस 4 mm। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पिच 4 mm बाई 10 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कह दिया गया
कि व्हेन इट इज रोटेटेड फॉर 5 टाइम्स इट मूव्स 20 mm, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 20 mm मूव कर रहा है तो 20 mm लिख देंगे, रोटेशन 5 टाइम्स है तो 5 कर देंगे, तो वहां पर 4 mm हो जाएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा चीज है हमारा लीस्ट काउंट, कि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए लीस्ट काउंट जानते हैं। लीस्ट काउंट को डिफाइन कर लेते हैं पहले। इट इज डिफाइंड एज it is defined as the least distance या मिनिमम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ट्रेवल्ड और मूव्ड बाई, ठीक है ना, बाई टिप ऑफ द स्क्रू least count. It is defined as the smallest distance traveled by the tip of screw when it is moved by one division marked on it. अब इसको ध्यान से समझिए, ये कहा जा रहा है कि इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्क्रू व्हेन इट इज मूव्ड बाय वन डिवीजन मार्क्ड ऑन इट। इसका क्या मतलब है, आप देखिए जो स्क्रू है, ठीक है, ये हमारा स्क्रू हो गया, ये स्लीव सिलेंडर से पास होता है, ठीक है, और आगे जाकर के थिम्बल से जुड़ जाता है ऐसे, ठीक है, फिर आगे ये रैचेट से ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है। अब आप देखिए कि जो इसका जो सरकमफ्रेंस है वो 100 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्योंकि हम देखते हैं कि सर्कुलर स्केल पर 100 डिविजन्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्क्रू है उसका जो सरकमफ्रेंस है, ठीक है, ये इसको 100 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया गया है। ये क्या हो गए, 100 डिविजन्स हो गए। अभी हमने पिच को बताया, क्या कि पिच क्या है कि एक पूरा रोटेशन में कितना हमारा स्क्रू मूव कर रहा है, ठीक है, यानी एक पूरा रोटेशन यानी कंप्लीट रोटेशन में हमारा स्क्रू जितना मूव करेगा उसको हम लोग कहते हैं पिच, ठीक है। अब कंप्लीट रोटेशन का मतलब क्या हो गया, 100 डिवीजन, ठीक है ना। यानी मैं एक छोटा सा रिलेशन बताऊं, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन वन रोटेशन इज इक्वल टू क्या होता है, पिच होता है। डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन वन रोटेशन, पूरा वन कंप्लीट रोटेशन में जितना मूव करेगा उसको हम लोग कहते हैं पिच। और वन रोटेशन का मतलब क्या हो गया, ये पूरा 100 डिवीजन हो गया, यानी डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू इन 100 डिवीजन इज इक्वल टू क्या हो गया, पिच हो गया। और डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू इन वन डिवीजन क्या हो जाएगा, पिच अपॉन 100, ठीक है। अब ये 100 क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर सर्कुलर स्केल पर 100 डिविजन्स हैं, यानी इसी 100 डिविजन्स को हम लोग कहते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन। अगर यहां 50 रहता तो 50 से डिवाइड करना होता, वहां पे 200 रहता तो 200 से डिवाइड करते। यानी सिंपल सा एक फॉर्मूला बन गया, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच बाई नंबर ऑफ CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन। यही हमारा फॉर्मूला हो गया, ठीक है।
आपको याद आ रहा होगा वर्नियर कैलिपर्स में हमने एक फॉर्मूला बताया था, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू क्या था, पिच अपॉन नंबर ऑफ VSD, वर्नियर स्केल डिवीजन। यहाँ बस वही याद रखना है, लीस्ट काउंट इक्वल टू पिच बाई नंबर ऑफ CSD, सर्कुलर स्केल डिवीजन, क्योंकि यहाँ कोई वर्नियर स्केल तो है नहीं भाई, सर्कुलर स्केल है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वहाँ पर जब हम लोग पिच निकालते हैं स्क्रू गेज का तो डिफिनीशन क्या है, इट इज द डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू इन वन कंप्लीट रोटेशन। एक पूरे रोटेशन में हमारा, जैसे ये हमारा सपोज कर लीजिए स्क्रू है, तो एक पूरा रोटेशन में ये कितना मूव करेगा आगे, ठीक है, वो कहलाएगा पिच। अब इसका जो सरकमफ्रेंस है इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो एक रोटेशन मतलब 100 डिवीजन हो गया। एक रोटेशन कहने का मतलब हो गया कि पूरा 100 डिवीजन रोटेट किया है। अब सपोज करिए कि एक रोटेशन न लेकर के हम लोग सोचें कि एक डिवीजन में कितना मूव करेगा, तो वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा जो कि स्क्रू मूव कर सकता है, और उसी को हम लोग कहते हैं लीस्ट काउंट। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स में मैंने बताया यूनिटरी मेथड की तरह। डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू इन वन रोटेशन इज इक्वल टू क्या होता है, पिच। ये पिच का डिफिनीशन ही है कि एक रोटेशन में हमारा स्क्रू जितना मूव करेगा उसको हम लोग कहते हैं पिच। अब एक रोटेशन में कितने डिवीजन्स हैं आप देख लीजिए, जितने सर्कुलर स्केल पे डिवीजन बने होंगे उतना डिवीजन हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ सपोज किया कि हमारे सर्कुलर स्केल में 100 डिवीजन्स हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू इन वन रोटेशन की जगह क्या लिख देंगे, 100 डिवीजन, क्योंकि ये पूरा जो सर्कमफ्रेंस है वो 100 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस मूव बाय स्क्रू इन 100 डिवीजन इज इक्वल टू पिच। तो डिस्टेंस मूव बाय वन डिवीजन क्या हो जाएगा, पिच अपॉन 100। ठीक है, यानी आपके सर्कुलर स्केल पे जितना डिवीजन होगा उसी से पिच को डिवाइड कर देना है। 100 डिवीजन है तो 100 से डिवाइड कर देंगे, 50 डिवीजन है तो 50 से डिवाइड कर देंगे, 200 डिवीजन है 200 से कर देंगे। सिंपल सा आपका फॉर्मूला हो गया, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ CSD। ठीक है, तो दो फॉर्मूला अभी हमने जान लिया। क्या क्या जान लिया, पहला पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय थिम्बल ऑन मेन स्केल बाय नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस ऑफ थिम्बल, ये पिच का फॉर्मूला हो गया। लिस्ट काउंट का क्या हो जाएगा, पिच अपॉन नंबर ऑफ CSD। ठीक है ना, तो चलिए ये दोनों फॉर्मूला पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो हियर आई हैव अ क्वेश्चन, द थिम्बल ऑफ स्क्रू गेज हैज 100 डिविजन्स, यानी इस थिम्बल में 100 डिविजन्स है, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 100। पहला चीज गिवन नंबर ऑफ CSD इज इक्वल टू 100। इफ द थिम्बल एडवांसेस, मतलब एडवांस करने का मतलब मूव करना, 2 mm व्हेन 4 कंप्लीट रोटेशंस आर गिवन, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय थिम्बल कितना है, 2 mm, और नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हैं, नंबर ऑफ रोटेशंस इज इक्वल टू 4। आपसे पूछा जा रहा है पिच कितना होगा और लिस्ट काउंट कितना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या फॉर्मूला है, पिच इज इक्वल टू, वी नो दैट पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय थिम्बल on main scale by number of complete rotations of thimble। ठीक है, क्या हो गया, 2 mm अपॉन 4, यानी 2 हो गया, यानी 1/2 mm, 1/2 मतलब 0.5 mm। सेंटीमीटर में बदलना चाहें तो आप क्या करते हैं, मिलीमीटर को 10 से डिवाइड कर दीजिए तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 0.5 mm जो लिखा है उसको पहले जैसे का वैसे लिख दिए और नीचे हम 10 से डिवाइड कर दिए, और तब हम आगे यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर। देखिए ये बच्चे, कई बच्चे गलती कर रहे हैं इसमें अभी भी, 0.5 mm लिखा हुआ है तो वो 5 लिख देते हैं, 5/10 लिख देते हैं। 5/10 क्यों लिखेंगे भाई आप,
जो 0.5 mm में पूरा वो लिखिए पहले 0.5, उसके बाद हम 10 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1/10 सेंटीमीटर, तो इसलिए हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सेंटीमीटर हो गया। अब ये डेसिमल देखिए एक डिजिट और लेफ्ट की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया पिच, ठीक है। अब लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है, पिच बाई नंबर ऑफ CSD। तो पिच आपका ये है 0.05 और नंबर ऑफ CSD यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 100 डिविजन्स हैं, तो 100 से आप डिवाइड कर दीजिए। अब आपका डेसिमल जो होगा 2 डिजिट और लेफ्ट की तरफ जाएगा तो 1 2, यानी आंसर होगा 0 पॉइंट, यहाँ पॉइंट है आपका, इधर 0 हो गया, 0005 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन, इसमें पिच पूछा गया था और लिस्ट काउंट, ठीक है। अब स्क्रू गेज का क्वेश्चन है तो स्क्रू गेज का फॉर्मूला यूज करना है, वर्नियर कैलिपर्स का क्वेश्चन है तो वर्नियर कैलिपर्स का फॉर्मूला यूज करना है, ऐसा नहीं कि मिक्स करने लगे उसमें, ठीक है ना। जो फॉर्मूला जिस इंस्ट्रूमेंट के लिए उस इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन में उसका यूज करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, फिर अब इस पर बेस्ड जो है कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भी दूंगा कि आप उसको करें, ठीक है ना। तो चलिए मैं दे देता हूं कुछ क्वेश्चंस। सो हियर आई हैव ए क्वेश्चन, द सर्कुलर स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज हैज 50 डिविजन्स। यहाँ पर नंबर ऑफ CSD 50 है। इट्स स्पिंडल मूव्स बाय 2 mm ऑन स्लीव, स्लीव मतलब मेन स्केल, स्पिंडल मूव्स मतलब क्या हो गया, थिम्बल मूव कर रहा है, व्हेन गिवन 4 कंप्लीट रोटेशंस, ठीक है। तो डिस्टेंस मूव्ड इज इक्वल टू 2 mm, नंबर ऑफ रोटेशंस इक्वल टू 4 है। पिच और लिस्ट काउंट आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ आंसर भी मैंने दे दिया है, क्वेश्चन करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा कि आपने क्वेश्चन सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उसी तरह है, द सर्कुलर स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज हैज 100 डिविजन्स। यहाँ पर नंबर ऑफ CSD 100 हो गया, डिस्टेंस मूव 2.5 mm और 5 कंप्लीट रोटेशन, मैंने नंबर ऑफ रोटेशंस 5 है। यहाँ पर भी मैंने आंसर दे दिया, पिच और लिस्ट काउंट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यहाँ कंपेयर करके दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि 2 इंस्ट्रूमेंट लेंथ के मेजरमेंट के लिए हम लोग को जानना है, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, ठीक है। अगर आप देखिए दोनों का फॉर्मूला, तो पिच इज इक्वल टू इसमें क्या था, यूनिट लेंथ ऑन मेन स्केल बाई नंबर ऑफ डिविजन्स इन यूनिट, ये फॉर्मूला था। इसका फॉर्मूला क्या है, पिच इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाई थिम्बल, अब मैं शॉर्ट में वैसे लिख दे रहा हूं, बाई नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ थिम्बल, ठीक है। दूसरा लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या था, पिच अपॉन नंबर ऑफ VSD, ठीक है। या लिस्ट काउंट इक्वल टू एक और फॉर्मूला था 1 MSD माइनस 1 VSD, ठीक है। और इसके लिए लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है, पिच अपॉन नंबर ऑफ CSD, ठीक है, सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब जनरल बात करूं तो पिच इसका कितना होता है, क्योंकि इसके मेन स्केल पर वर्नियर स्केल जो होता है, वर्नियर कैलिपर्स में जो मेन स्केल होता है उस पे जो मार्किंग्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, तो ये 1 सेंटीमीटर है और इसमें 10 डिविजन्स हैं। तो पिच की जनरल इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें जो वैल्यू होगी 1/10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर होता है पिच, ठीक है। यहाँ पर भी वही वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है ना। यहाँ पर भी इसका भी पिच उतना ही होता है, इसको 0.1 सेंटीमीटर कहिए या 1 mm कहिए, एक ही बात है। 1 mm कैसे, ये एक डिवीजन कितना है 1/10 सेंटीमीटर, तो 1/10 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया 1 mm, यही तो है। मिली सेंटी ये सब जान ही रहे होंगे आप कन्वर्जेंस, तो 1/10 सेंटीमीटर मतलब 1 mm, तो इसका पिच 1 mm होता है या 0.1 सेंटीमीटर, इसका भी वही होता है 1 mm और 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर जनरली पूछा जाए व्हाट इज द पिच ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, तो हमारा आंसर होगा 1 mm और 0.1 सेंटीमीटर।
इसका भी वही वैल्यू होगा, ठीक है ना। अब इसकी लीस्ट काउंट देखी जाए तो यहां पर वर्नियर स्केल में कितने डिविजन्स होते हैं, जनरल की बात करूं मैं, जनरल केस की बात करूं तो वर्नियर स्केल में 10 डिविजन्स होते हैं। तो पिच को आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0.1 अपॉन 10 यानी 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल में कितने डिविजन्स होते हैं जनरली, 100। तो ये कितना हो जाएगा 0.1 अपॉन 100 यानी 0.001 एक्चुअली सेंटीमीटर, ठीक है। एमएम में करेंगे तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एमएम में चेंज हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 0. इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.1 mm, और ये कितना हो जाएगा 0.01 mm, ठीक है। यानी mm में वैल्यू लिखना चाहें तो देखिए 1 mm होगा और ये 0.1 mm होगा। 10 से डिवाइड कर देना आपको पिच और लिस्ट काउंट। सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो इस वैल्यू को आप 10 से डिवाइड कर देंगे, ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, इसको भी 10 से डिवाइड कर देंगे, ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। यहां पर आप देखिए पिच 1 mm है या फिर 0.1 सेंटीमीटर, और लिस्ट काउंट आप इसी को 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर mm में लिखना चाहें तो 1/100 mm हो जाएगा, और सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 0.1/100, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि पिच को हम लोग नंबर ऑफ CSD से डिवाइड करते हैं। मैं आपको ये एकदम इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस तरह से टेबल बना करके ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि दोनों के लिए पिच का फॉर्मूला क्या है, पिच का वैल्यू क्या है, mm में वैल्यू क्या है, सेंटीमीटर में वैल्यू क्या है। उसके बाद लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या है दोनों के लिए, mm में वैल्यू क्या है और सेंटीमीटर में वैल्यू क्या है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। तो इतना कर लीजिएगा। अब इसमें दूसरा स्टेप बच रहा है हमारा क्या, मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय स्क्रू गेज, ठीक है ना। तो उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ लेंथ बाय स्क्रू गेज की मेजरमेंट कैसे करते हैं, और उसमें भी जीरो एरर का कॉन्सेप्ट आएगा कि अगर हमारे स्क्रू गेज में जीरो एरर है तो उसको कैसे रिमूव किया जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो आज इतना आप करिए, आगे क्लास में अब अगली टॉपिक, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।